जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलों से संबंधित। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी सांभर झील से संबंधित, तथा उसके बाद हमने बात की थी पंचपदरा झील व डीडवाना झील। दोनों झीलें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से आप लोगों की नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हमारी जितनी भी खारे पानी की झीलें बच रही हैं उन सभी को हम कवर कर देंगे। जो प्रमुख झीलें थी खारे पानी की वह मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। अब कुछ झीलें हमारी ऐसी बचती है जिनसे संबंधित कुछ एक दो छोटी मोटी जानकारियां हैं, वो आपको याद रखनी है। तथा कुछ झीलें ऐसी हैं जिनसे संबंधित बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि वह झील किस जिले में स्थित है। उन झीलों को किस प्रकार याद रखना है, मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाई है। यह राजस्थान का मैप है और इन झीलों में राजस्थान की खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। किस प्रकार से याद कर सकते हो, चूरू में तालछापर झील है। मैं इसको आपको अंत में समझा दूंगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसको हम अंत में समझ लेंगे सारा अच्छे से। हम उन झीलों की बात कर लेते हैं जिनसे हमें कुछ 2 या 3 जानकारियां याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लूणकरणसर झील से संबंधित। आज की वीडियो आप थोड़ी भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बीकानेर का इतिहास बताने वाला हूँ, उनका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको शासक याद रखने होते हैं। तथा हम कल्चर से भी चीज़ें जोड़ेंगे, जिसमें मैं आपको जैसलमेर के किले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। बात करते हैं पहली झील पर, लूणकरणसर झील। यह झील कहाँ पर स्थित है, तो यह झील बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर जिले से संबंधित आपको 2-3 बातें मैं हर वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर राठौड़ों का राज हुआ है, तथा उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी कि बीकानेर से ही पाकिस्तान की सीमा लगती है। चलो छोड़ो, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों ने मेरे मीठे पानी की झीलों वाली वीडियो देख रखी होगी, उसमें भी मैंने आपको मैप प्रोवाइड करवाया था। आप मुझे बताओ कि बीकानेर में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं, मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें स्थित हैं बीकानेर में। करो, थोड़ा सा रिवीजन करो। बस हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे वाले मटेरियल को भी लेके आगे चलना है। बताओ, सबसे पहली बताओ बताओ, कमेंट करो। कोलायत झील, दूसरी गजनेर झील। ये 2 झीलें हमने पढ़ी थी बीकानेर में। कोलायत झील आप कहो तो रिवीजन करवा दूं, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। कोलायत झील में आपका रिवीजन करवा देता हूं। कोलायत झील यहाँ पर एक मेला लगता है। कब लगता है मेला, थोड़ा सा अपने पुराने नोट्सों को देखिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है, यह जो मेला लगता है, यहाँ पर कौन से जाति के लोग नहीं आते, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर चारण जाति के लोग नहीं आते। और इसकी क्या विशेषता थी, कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर था। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का मरुद्यान भी कहा जाता है। तथा एक ऐसी मान्यता है कि इस झील में स्नान करना मतलब गंगा झील में स्नान करने के बराबर है। और गजनेर से आपको क्या याद रखना है, शुद्ध दर्पण। इसका जल कैसा है, शुद्ध दर्पण के जैसा इसका जल है। यही चीज़ मैंने आपको याद करने के लिए कही थी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है तो वो उन वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं हम लूणकरणसर झील से संबंधित। लूणकरणसर झील ड्राइंग के माध्यम से समझा दूंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल परेशान मत होइए। लूणकरणसर, यह नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? राजस्थान के इतिहास में हम 2 शासक ऐसे पढ़ते हैं जिनका नाम भी क्या है, लूणकरण है। क्या नाम है भाई, लूणकरण नाम है। इस झील का निर्माण भी लूणकरण ने ही करवाया था। लेकिन कौन से लूणकरण, बीकानेर वाले लूणकरण सर ने इसका निर्माण किया है। और एक दूसरे लूणकरण हम पढ़ते हैं जो जैसलमेर वाले हैं। कहाँ के हैं, जैसलमेर जिले से संबंध रखते हैं। तथा इनको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जान लें तो यह लूणकरण सर, बीकानेर वाले लूणकरण, इनसे संबंधित क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। शासनकाल 1504 से 1526 का शासनकाल है। और इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट लगा के लिख लीजिए, इन्हें बीठू सुजा ने, किसने, बीठू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा था। क्या कहा, कलयुग का कर्ण कहा। और आप राजस्थान का इतिहास जब पढ़ते हो तो हमें निम्न 4 कर्ण याद रखने होते हैं। कौन से, पहला कलयुग का कर्ण, दूसरा मेवाड़ का कर्ण,
तीसरा मारवाड़ का कर्ण और चौथा हमें याद रखना होता है राजपूताने का कर्ण। ये 4 कर्ण हमें याद रखने हैं। जैसे मेवाड़ का कर्ण कौन है बताओ, अगर आप लोगों को पता है तो। मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? यह भामाशाह को कहा जाता है। और उसी के साथ साथ मारवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? यह दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, बीकानेर के ही शासक हुए हैं राय सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राय सिंह, जिन्हें मुगलों का स्तंभ भी कहा जाता है। ये वही राय सिंह हैं जो 1572 से लेके 1574 तक जोधपुर के सूबेदार बने थे। जोधपुर का सूबेदार किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ के शासक राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए अकबर ने उनके खिलाफ कुछ अभियान चलाए, तो वह जोधपुर से निकलकर बाड़मेर की तरफ चले गए। फिर उनकी जानकारी और हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आप एक बात याद रख लो कि राव चंद्रसेन के लिए कही जाने वाली बात है कि वह राजस्थान का ऐसा शासक है जिसने अपना जीवन महलों के बजाय जंगलों में व्यतीत किया है। ठीक है, हम कभी पढ़ेंगे उनके बारे में, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यह थी हमारी लूणकरण बीकानेर वालों से संबंधित जानकारी। अब थोड़ा सा जैसलमेर वालों को भी पढ़ लेते हैं, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे कि यार बीकानेर बीकानेर ही पढ़ रहे हो, जैसलमेर भी पढ़ो। आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आज आपको जैसलमेर के किले से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर करना, क्योंकि आप सभी के सहयोग से मेरे 60+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन आज हमें 70+ सब्सक्राइबर करने हैं। हमारा टारगेट है 10 सब्सक्राइबर बढ़ाना, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। बात करते हैं लूणकरण पर। यह वही लूणकरण हैं जिनके काल में 1550 में जैसलमेर का क्या हुआ है? बहुत ही फेमस घटना है जैसलमेर का अर्धशाखा। अब अर्धशाखा मतलब क्या होता है? चलो सबसे पहले ये बात जानो, शाखा मतलब क्या होता है। कोई भी शाखा कब पूरा होता है? जब उसमें केसरिया हुआ हो और जौहर हुआ हो। जौहर तो आप सभी को पता ही होगा, पद्मावत मूवी देख रखी होगी आप सभी ने। जौहर मतलब क्या होता है, और केसरिया मतलब क्या होता है? कोई शासक जब युद्ध में लड़ता मारा जाता है तो उसे केसरिया कहा जाता है, और उसके बाद जो रानियां होती है वह अपनी दासियों के साथ तथा दुर्ग की महिलाओं के साथ जब जीवित आग में कूद जाती है। जौहर कई प्रकार के होते हैं, जैसे अग्नि जौहर होता है, जल जौहर होता है। मुझे बताओ राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किसने किया था तथा कौन से सन में किया था? तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है एक शाखा पूरा होने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि अर्ध शाखा का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर कोई ना कोई एक चीज़ तो नहीं हुई है। या केसरिया हुआ है तो जौहर नहीं हुआ, जौहर हुआ है तो केसरिया नहीं हुआ। अगर किसी मेरे भाई ने यह चीज़ पहले पढ़ रखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसलमेर के अर्ध शाखा में कौन सी चीज़ नहीं हुई है, केसरिया या जौहर, ये दोनों में से कौन सी चीज़ नहीं हुई, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और लूणकरण से आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनकी पुत्री का नाम आपको पता रखना है, रानी उमादे। और उमादे का विवाह किससे हुआ था? उमादे का विवाह हुआ था राठौड़ वंश के मालदेव के साथ, और मालदेव से ही ये पहली रात को ही रूठ कर कहाँ चली गई? अजमेर चली जाती है, पूरा जीवन अजमेर रहती है। इसीलिए ये इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी 3-4 हुई है हमारे राजस्थान में। आप जब पढ़ोगे इनसे रिलेटेड चीज़ें तब आप वहाँ अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक रूठी रानी नहीं है, भिलवाड़ा में भी रूठी रानी हुई है तथा दूसरी और भी रूठी रानियाँ हैं। 3-4 रूठी रानी हैं, आप अच्छे से जानकारी रखना। मालदेव से इनका विवाह कब होता है? 1536 में इनका विवाह होता है, और उसके बाद मालदेव ने ही 1540 का और 1544 का, यह दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं मालदेव से संबंधित। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। बहुत सारी बात हो गई लूणकरण जैसलमेर वालों से संबंधित भी, क्योंकि दोनों नाराज़ नहीं होने चाहिए, है ना। दोनों लूणकरण है। बीकानेर वालों से हमने इतनी बात कर ली, तो जैसलमेर वालों से भी हमने इतनी बात कर। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। झील का निर्माण किया है लूणकरण ने। बीकानेर वाले शासक थे 1504 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा है। बीटू सुजा ने इन्हें कलयुग का कर्ण कहा है। और आपको राजस्थान में 4 कर्ण याद रखने हैं, मैंने चारों के नाम बता दिए आप लोगों को। उसके बाद क्या पढ़ना है कि इस झील से भी नमक का उत्पादन होता है। नमक का उत्पादन होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। अल्प मात्रा मतलब
निकलता है लेकिन कुछ कम मात्रा में निकलता है। और यहाँ का जो नमक होता है यह नमक भी खाने योग्य नहीं होता। अब कल की मैंने आपको झील पढ़ाई थी, मुझे बताओ कल मैंने कौन सी झील पढ़ाई थी जिसका नमक खाने योग्य नहीं होता? याद है आपको? डीडवाना झील। और डीडवाना झील का नमक क्यों खाने योग्य नहीं होता, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया है, वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए। एक कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि तलहटी में कीचड़ बहुत है इसलिए। लेकिन दूसरा जो कारण था वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह एक बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नहीं पता है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखोगे। आगे हम बात करते हैं, जब यह नमक खाने योग्य नहीं होता तो इसका क्या उपयोग किया जाता है। फिर से यह नमक कागज व चमड़े के उद्योग में भेज दिया जाता है। चमड़े के उद्योग में इस नमक का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। झील कैसी है? खारे पानी की झील है। बस इतनी ही जानकारी थी। कैसे याद करोगे? लूणकरण सर झील बीकानेर में है, निर्माण लूणकरण ने करवाया, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तथा इस झील से भी नमक उत्पादन होता है लेकिन अल्प मात्रा में होता है, और वह नमक भी खाने योग्य नहीं है। फिर उसका उपयोग क्या करते हैं? कागज बनाने तथा चमड़े के कारखानों में भेज दिया जाता है। यहाँ खत्म होती है हमारी लूणकरण सर झील। अब हम बीकानेर से संबंधित थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जैसे बीकानेर जिला। बीकानेर, बीकानेर का जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको बीकानेर के इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप बीकानेर का इतिहास पढ़ोगे तब थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं आपको शासकों के नाम बता रहा हूँ, इन शासकों से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी 5-6 शासक ऐसे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हैं। जैसे बीकानेर की स्थापना 1488 में किसने की थी? राव बीका ने की थी। कहाँ की? बीकानेर में की। उसके बाद आप लोगों से इसके अगले शासक जो हुए हैं लूणकरण। मैं आपको पूरी वंशावली बता रहा हूँ बीकानेर की। मेवाड़ की वंशावली से संबंधित पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तेज सिंह, समर सिंह तथा एक और पूछा गया था जेत सिंह। इनका आपको सीक्वेंस बतानी थी। उसी प्रकार ये सीक्वेंस याद कर लो बीकानेर वालों की। लूणकरण, लूणकरण के बाद यहाँ पर शासक हुए थे जेतसी। जेतसी ने ही एक युद्ध किया है, पहोबा का युद्ध 1541 में। किसके खिलाफ किया था? ये मालदेव से संबंधित किया था उन्होंने। 1540 में हुआ है। 1540 में किससे युद्ध किया था इन्होंने? मालदेव से युद्ध किया था। तथा जेतसी के ही पुत्र हुए हैं कल्याणमल। और कल्याणमल ने वह बीकानेर के पहले शासक हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की थी? 1570 में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तथा इनके 2 पुत्र हुए थे, पहला पृथ्वीराज राठौड़ तथा दूसरा राय सिंह। और इसके बाद शासक कौन बनेगा? राय सिंह शासक बनते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी जाती है अकबर के द्वारा। मैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें झीलें पढ़नी है। मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बीकानेर की वंशावली का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। राय सिंह शासक हुए। राय सिंह का एक पुत्र आपको याद रखना है, दलपत सिंह। आप मुझे बताओ दलपत सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलपत सिंह की छतरी से संबंधित पूछा जाता है। फिर हमें पढ़ना है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद अनूप सिंह, और अनूप सिंह के बाद हम पढ़ते हैं सूरत सिंह। सूरत सिंह यह वही शासक है जिसने भटनेर दुर्ग का नाम बदल दिया था। बताओ मुझे क्या नाम रखा था? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक हुए हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में बीकानेर का शासक कौन था, जोधपुर का शासक कौन था, कोटा का शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। जोधपुर से आपको याद रखना है किसकी गर्दन काटी गई थी? बताओ, कमेंट करके बताओ। कोटा में भी किसकी गर्दन काटी गई थी? बताओ। अहुआ का किला याद है? अहुआ का सरदार याद है? क्या नाम है उसका? कमेंट करके बताओ। तथा सरदार सिंह के बाद हमें याद रखना है गंगा सिंह, और गंगा सिंह के बाद हमें एक चीज़ याद रखनी है, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह यह एकीकरण पे हस्ताक्षर करते हैं बीकानेर की तरफ से। और गंगा सिंह से संबंधित आपको क्या चीज़ याद रखनी है? इन्होंने बीकानेर में गंग नहर का निर्माण किया था। गंगा नहर किसने बनाई थी बीकानेर में? तो गंगा सिंह ने ही बनाई थी। ये चीज़ें हैं, इतनी वंशावली है आपको बीकानेर का इतिहास याद करने की। जब आप इतने सारे राजाओं को पढ़ोगे तब जाके आपको कहीं ना कहीं बीकानेर का इतिहास अच्छे से समझेगा।
बात करते हैं हम हमारे टॉपिक पर। आज की चीज़ें तो यहाँ ख़त्म हो गई, जैसे लूणकरण सर तो यहाँ ख़त्म हो गई। अगली झील हमें एक पढ़नी है, उसका नाम है नावा। कौन सी झील है भाई? नावा। नावा है कटे नागौर में, कटे है नागौर में। और हमें क्या पढ़ना है? अगर वीडियो अच्छी लगी है, वंशावली सुनने के बाद थोड़ा सा मन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। रोज़ मेरे साथ बने रहिए, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं जिसमें मैं ना सिर्फ आपको भूगोल पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ इतिहास जोड़ देता हूँ, कल्चर भी जोड़ देता हूँ। क्योंकि पेपर में हमें सारी चीज़ें आने वाली है ना, सिर्फ इतिहास ही थोड़ी आएगा, सिर्फ भूगोल ही थोड़ी आएगा। पेपर में तो क्वेश्चन सभी से आने वाले हैं, तो हमें हमारा दिमाग भी उसी तरीके से प्रिपेयर रखना है कि कौन सा भी शब्द निकलो हमें वो सारी चीज़ों से संबंधित याद रहना चाहिए। बीकानेर जिले का नाम आया, हमें इतिहास भी याद रहना चाहिए तथा कल्चर भी याद रहना चाहिए। एक नृत्य किया जाता है बीकानेर में, बताओ कौन सा नृत्य फेमस है बीकानेर का? अग्नि नृत्य किया जाता है, या युद्ध नृत्य किया जाता है, या फिर कौन सा नृत्य किया जाता है? कमेंट करके बताओ। सारी चीज़ें हमें इसी प्रकार से जोड़नी है, कल्चर को भी जोड़ दीजिए, भूगोल को भी जोड़ दीजिए और इतिहास को भी जोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ ये कोई एक दिन या फिर एक हफ्ते का काम नहीं है, आपको महीने 2 महीने पहले अच्छे से सारी चीज़ें को पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। इतिहास भी कवर कर लो, भूगोल भी कवर कर लो तथा कल्चर भी पहले अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को जोड़ के पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और कभी पढ़ने से बोर भी नहीं होंगे। बात करते हैं नावा झील से संबंधित। नावा झील से आपको एक ही चीज़ याद रखना है, यहाँ पर मॉडल सॉल्ट की स्थापना की गई है। पूछा जाता है राजस्थान में स्थापना, पूछा जाता है राजस्थान में मॉडल सॉल्ट की स्थापना कहाँ की है? हम बताएंगे नावा झील, जो हमारी है नागौर में। इसके बाद एक और झील पूछी जाती है जो जोधपुर की है, बाप झील। इससे संबंधित हमें क्या चीज़ें याद रखनी है? ये जोधपुर में है, इसकी भी 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर? भैरूनाथ का, जय हो हमारा नाथ की। भैरूनाथ जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर ही कोयला संयंत्र लगाया गया है। कोयला संयंत्र ये यहाँ पर ही स्थापित किया गया है। और इससे संबंधित आपको एक चीज़ याद रखना है कि बाप झील से ही 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है जाम्भा। और यहाँ पर कौन सा मंदिर सबसे प्रसिद्ध है? अगर किसी को पता है तो कमेंट करो। बात करते हैं अगली झील से संबंधित। यहाँ पर ये छोटी ही झील थी, खत्म हो गई। बाप झील जोधपुर में स्थित है तथा मंदिर बना हुआ है भैरूनाथ जी का, कोयला संयंत्र लगाया गया है। 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जाम्बा गांव, जहां मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा मंदिर फेमस है, पता है क्या? या बता दूं? आप कहो बता दूं क्या? लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं बता तो रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा तथा इसे अपने 5 दोस्तों में और 3 ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा, है ना? 3 ग्रुप में इसे शेयर करना। यहाँ पर भगवान जाम्बेश्वर का मंदिर स्थित है और जाम्बेश्वर भगवान हमारे किससे संबंधित है? यह हमारे विश्नोई समाज से संबंधित है। और विश्नोई समाज, जैसे ही नाम आता है विश्नोई समाज, और विश्नोई समाज से हम क्या याद रखते हैं? सबसे पहली चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए 1730 खेजड़िली आंदोलन। उसके बाद हमें याद आना चाहिए अमृता देवी विश्नोई, इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इनके नाम पर ही एक पुरस्कार दिया जाता है वनों के क्षेत्र में तथा वन्य जीवों के क्षेत्र में, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। बात करते हैं हम हमारी अगली झील से संबंधित, इसका नाम है काबोद झील। और काबोद झील कहाँ पर है? तो यह झील हमारे जैसलमेर ज़िले में है। और जैसलमेर नाम क्या आया? जैसलमेर। आज हमने क्या पढ़ा था? जैसलमेर का लूणकरण पढ़ा था, जो 1550 अर्धशाखा, ठीक है ना? इस झील की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ का जो नमक होता है, इस नमक में आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसमें आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नाम आया जैसलमेर। सीमा कितनी लगती है? 464 किलोमीटर की। किससे लगती है ये सीमा? गुजरात राज्य के साथ ये सीमा लगती है ना? अरे नहीं नहीं गुरुजी, क्या मजाक करो हो यार। ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। सब सर्वाधिक सीमा लगने वाली है ये अंतर्राष्ट्रीय की। तथा 4 जिलों की सीमा लगती है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चारों चीज़ें इस प्रकार से याद रख लो।
उसके बाद सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की, सबसे कम लगती है बीकानेर की। चारों की चारों सीमा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जैसलमेर का प्राचीन नाम, अब हम चल रहे हैं हमारे कल्चर के टॉपिक की तरफ। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड इसे कहा जाता है, तथा इसके आपको उपनाम भी याद रखने हैं। इसके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम में अगर हम बात करें तो इसका एक उपनाम है स्वर्ण नगरी। क्या नाम है? स्वर्ण नगरी। और आपको स्वर्ण नगरी से एक नाम और याद रखना है, अगर यही सुवर्ण नगरी आता, कौन सी नगरी आता? सुवर्ण नगरी आता, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करते मुझे बताओ? जैसलमेर टिक करते, जालोर टिक करते, बीकानेर टिक करते, या बाड़मेर टिक करते? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसका उपनाम क्या है? सुवर्ण नगरी है। अब हम आ जाते हैं जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर का कल्चर ले रहा हूँ मैं आप लोगों का, जैसलमेर का दुर्ग पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ध्यानपूर्वक सुनना, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर खड़का देना। बात करते हैं जैसलमेर के किले की तरफ। इसका निर्माण राव जैसल ने किया था। और जैसल ने ही इस दुर्ग का निर्माण किसके कहने पर करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण किसके कहने पर हुआ है? इंसाल ऋषि के कहने पर। किसके कहने पर? इंसाल ऋषि के कहने पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। तथा इस दुर्ग में कुल कितने बुरुज हैं? सर्वाधिक बुरुज अगर राजस्थान में किसी दुर्ग में हैं तो वो हमारे जैसलमेर के दुर्ग में हैं। 99 बुरुज हैं। कितने बुरुज हैं? 99 बुरुज हैं। उसके बाद हमें ये याद रखना है कि यह दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बताओ बताओ, कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। तथा यह कौन सी श्रेणी में आता है? अब इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। कौन सी श्रेणी में आता है? शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां हैं। 9 की 9 श्रेणियों की मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कौन सी श्रेणी को किस प्रकार से समझा जाता है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझा रखी हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जो भी वीडियो देखना है आप देख सकते हो। यह श्रेणी है गिरी दुर्ग की श्रेणी। उसके साथ साथ यह रेगिस्तान में बना हुआ है, इसीलिए धानवन दुर्ग की श्रेणी। कौन सी दुर्ग की श्रेणी? धानवन दुर्ग की। इन 2 श्रेणियों में आता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसलमेर का दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है। जैसलमेर का दुर्ग अपने 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। जो हमने बात की थी, अर्ध शाखा किसके काल में हुआ है? लूणकरण के काल में हुआ है, 1150 में। और अगले 2 जो शाखा हुए हैं वो किन किन शासकों ने किए हैं, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तथा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, महत्वपूर्ण चीज़ें। ये सारी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। यहीं से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि किस पहाड़ी पर है, इसको क्या उपनाम दिया जाता है, तथा निर्माण किसने किया, कब किया, किसके कहने पर किया? इंसाल ऋषि के कहने पर किया। यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। इस दुर्ग से संबंधित 2-3 कहावतें हैं। 2 कहावतें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहली कहावत इस दुर्ग से संबंधित कही जाती है, घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोह का, तक पहुँचे जैसाण। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हुई हमारी पहली कहावत। तथा दूसरी कहावत क्या कही जाती है इससे संबंधित कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भड़ो चुनायो भाटियो, गढ़लो जैसलमेर। यहाँ पर किसका राज हुआ है? भाटियों का राज हुआ है। तथा उससे संबंधित और चीज़ें हमें याद रखनी है कि यह जो दोनों कहावतें थी, यह दोनों कहावतें किसने कही थी? तो यह दोनों कहावतें कहने वाला है हमारा अबू फजल, अबुल फजल। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टारगेट है 70 सब्सक्राइबर। आप लोगों के सहयोग से मैंने 60 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। आप इसको भी पूरा करवा दोगे मेरे टारगेट को। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। एक ही साथ सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर आपको सभी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। और आप लोगों को वहां पर वीडियो की PDF फाइलें भी मिल जाती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।